अस्सलाम वालेकुम 7RY कैसे में यास्मीन खान और आज है 18 जून 2026। तो नाज़िर इंटरनेशनल न्यूज़ को शुरू कर रहे हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ में ये है कि भारत की मुमकिन नई हिकमत अमली आई है, यानी कि हमले के खदशात कहाँ पर, पाकिस्तान पर। और पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट पर है, उसकी सिक्योरिटी भी सारी। नाज़रीन, अब ये कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब होने की वजह से बैरूनी मुदाखलत यानी कि भारत की हिकमत अमली खतरनाक नजर आ रही है। वो इससे फायदा उठाना चाहता है और पाकिस्तान पर फायदा उठाकर हमला करना चाह रहा है। अब भारत का आजाद कश्मीर के हालात खराब होने की वजह से भारत फायदा तो उठाना चाहता है। अब उस दूसरी साइड से आप देखें तो ट्रम्प और नेतन्याहू में दोबारा दूरियां जो है वो इस वक्त आ गई हैं, और उसकी रीजन जो है आपको पता ही है कि ईरान की साथ एक मुआहिदा। अब ट्रम्प ने साफ कहा है कि अगर इसराइल के साथ हमायत ना हुई तो इसराइल एक दिन भी कायम नहीं रह सकता। ट्रम्प ने ये बयान दिया है। अब इसके बाद और दूसरी तरफ ईरान ने ये भी कहा है कि जब तक लबनान पर इसराइली हमले बंद नहीं होते, अब्बास राची ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के मुआहदे की कोई अहमियत नहीं। हालांकि इसके बावजूद मैं आपको ये बताऊं कि जो कि अभी की लेटेस्ट न्यूज आई है उसके मुताबिक इन दोनों के दरमियान मुआहदा हो गया है, और जो दिखाया जा रहा है टीवी में और मुख्तलिफ मीडिया के जरिए कि जी उधर से ट्रम्प ने भी साइन कर दिए हैं और फिर दूसरी साइड से उसने भी साइन कर दिए हैं ईरान ने। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बता रही थी। इसके बाद साथ ही अब्बास कराची ने ये भी कहा कि अमेरिका और ईरान के मुआहदे की कोई अहमियत नहीं, और दूसरी तरफ दोनों ने यानी कि ट्रम्प ने भी साइन कर दिए और उस साइड से ईरान ने भी कर दी। अब G7 इजलास के बारे में बताऊं कि यूक्रेन का इस वक्त बड़ा वार, यानी कि वो क्या है कि नाज़रीन रूस और यूक्रेन की जंग एक खतरनाक मरले में दाखिल होती नजर आ रही है। अब फ्रांस में जारी G7 इजलास में इसके दौरान में मगरबी ममालिक की जानिब से आपको बता रही हूँ कि रूस पर दबाव बढ़ाने के इशारों के बाद यूक्रेन ने रूस में वाकया एक नाज़रीन वहां पर एक जो कि बताया जा रहा है कि ऑयल रिफाइनरी है, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि निशाना बनाकर उसको दुनिया की तवज्जो जो है वो उस तरफ कर दी गई है। यानी कि आप ये देखिए कि तजिया कारों के मुताबिक बताया जा रहा है कि अब आप यूक्रेन और रूस के अंदर जो है वो हमला करने की सलाहियत अब रखता है, यानी कि यूक्रेन में इतनी ताकत आ गई है कि वो अब जो कि तजिया कार बता रहे हैं कि वो रशिया में उसके अंदर घुसकर हमला करने की सलाहियत रख रहा है। इसके बाद ईरान अमेरिका मुआहदे की जो कि मुबीना तफसीलात मंजर आम पर भी आ चुकी हैं, यानी कि इसराइल में तशवीश जो है वो ज्यादा की लहर दौड़ गई है। अब नाज़रीन, 8 जून को ईरान पर बड़ा हमला करना था। ये बताया गया है कि अगर ट्रम्प एकदम ऑर्डर ना देता, जिसको रोका गया, यानी कि आखिरी लम्हे में सदर ट्रम्प के हुक्म पर इसको रोक दिया गया, अदरवाइज 8 जून को ईरान पर बहुत बड़ा हमला होना था। और इसराइली एयर चीफ के मुताबिक बता रही हूँ कि ईरान के सैकड़ों अहदाफ को निशाना बनाया जाना था, यानी कि इसमें इसराइल जो था वो आगे आगे था। और उसके एयर चीफ के मुताबिक बता रही हूँ जो कि ऑर्डर थे कि यानी कि इसराइल ने भी हमला करना था और अमेरिका ने भी करना था, और उसके बहुत सारे शहरों को निशाना बनाया जाना था। लेकिन सडनली ट्रम्प ने जो है वो हुक्म दिया और उस हमले को रोक दिया गया। लेकिन ट्रम्प के हुक्म के मुताबिक तो रोक दिया गया, लेकिन इस वक्त जो है वो ट्रम्प यही चाह रहा था कि किसी तरह मुआहिदा हो जाए। लेकिन मुआहिदा जो था वो फ्राइडे को होना था नाज़रीन, जिसमें कि पाकिस्तान ने भी शिरकत करनी थी। और पाकिस्तान के खास तौर पर फेक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तो अपनी वहाँ की होटल रिजर्वेशन भी करवाई हुई थी नाज़रीन, उसने भी पहुंचना था। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी पहुंचना था, क्योंकि वो सालसी करवाने में आगे आगे थे, लेकिन ट्रम्प ने किसी को लिफ्ट ही नहीं कराई। नाज़रीन, फिर ट्रम्प तो ट्रम्प ही है ना। आप ये देखें, उसका काम हो गया, उसने अब इन लोगों को क्या करना था, ये तो अब इन लोगों को सोचता और समझना चाहिए। और उसने उनके बगैर ही जहाँ पर वहां पर साइन हो रहे थे, मुआहिदा कंप्लीट था, तो उसने टाइम जाया नहीं किया। उसने इन लोगों की परवाह नहीं की कि सालसी करवाने वाले बीच में कौन है कौन नहीं है। और इस तरह आप देखें कि इन लोगों की बड़ी जबरदस्त इंसल्ट भी होगी पूरी दुनिया में, शहबाज शरीफ की भी और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की।
सच तो यही है, चाहे किसी को बुरा लगे। तो नाज़रीन, अब ट्रम्प ने भी साइन कर दिए हैं और उधर से ईरान ने भी कर दिए हैं। अब मुआहदा तय हो गया और फ्राइडे को ट्रम्प ने ये भी ऐलान किया है कि अब नए हरमस खोल दी जाएगी और सबको जो है बड़ी आसानी जो तेल के उसके शिपमेंट है वो जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और नाकाबंदी भी जो कि अमेरिका की तरफ से वो भी खोल दी जाएगी। और साथ ही नाज़रीन, वो उसका जो फंड था उसका एक हिस्सा जो है वो 24-25 अरब डॉलर जो है वो भी अदा कर दिया गया है, जो कि फ्रीज हुए हुए थे, और वो उसने यूएई की तरफ से अदा करवाए हैं। ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, और बाकी भी जो उसके फंड, हालांकि जो कि वो तो फ्रीज हुए हुए हैं अमेरिका में, लेकिन वो बाकी भी इन्हीं ममालिक की तरफ से अदा करवाएगा, क्योंकि बिजनेसमैन बिजनेसमैन होता है। लेकिन और ये भी बड़ी समझदारी की वैसे बात है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। अब इसके बाद हालात किधर जाते हैं, लेकिन आपको मैं साथ साथ एक अपना भी तजिया बता रही हूँ। इसराइल ने फिर भी आराम नहीं करना। इसराइल ने जैसे तैसे भी हो उसने हर सूरत ईरान पर हमला करना ही करना है, चाहे वो सिर्फ पर्सनली करे, और वो कहेगा जैसे पहले भी कहता आ रहा है कि चाहे अमेरिका बीच में शामिल ना हो, मैं करूंगा, और आप देख लीजिएगा उसने जरूर करना है। इसके लिए ईरान को बड़ा खबरदार रहना चाहिए और अपनी पूरी तैयारी फिर भी रखनी चाहिए, क्योंकि इसराइल किसी वक्त भी नेतन्याहू कोई भी हरकत करेगा। अब नाज़रीन, हम डोमेस्टिक न्यूज़ की तरफ आ रहे हैं। डोमेस्टिक न्यूज़ में जो कि बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब की बहनों से बिल्कुल कोई मुलाकात इमरान खान साहब की नहीं होने दी। वो लोग एडियाला जेल के बाहर फिर पहुंच गए हैं, लेकिन उन्होंने इनकी मुलाकात नहीं होने दी। इवन के एक बहन की भी मुलाकात नहीं करवाई गई। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि सलमान सफदर साहब जो के लॉयर भी हैं, आखिर मुलाकात उनकी जो कि आखिरी मुलाकात हुई थी आपको कुछ महीने पहले बताया था, ये मैं उसका जिक्र कर रही हूँ। उसके बाद उनकी आंख की क्या प्रॉब्लम है किसी को सही कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और ये भी बताया जा रहा है कि उनको फिर हॉस्पिटल लेके जाया गया। अब उनकी आंख में ये लोग खुद ही अपनी मर्जी से क्या इंजेक्शन दे रहे हैं, उस इंजेक्शन में कौन कौन सी मेडिसिन नाज़रीन बीच में डाली गई है किसी को कुछ नहीं पता। और ये जो है उनके बाय पार्ट्स जो है, जहां तक समझ आ रही है, इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहबा को ये लोग खत्म कर रहे हैं। हालांकि पूरी फैमिली को जो है वो इन्फॉर्म करना चाहिए और उनको दिखाकर उनको बताकर उनकी विद परमिशन ये काम होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में जैसा कि कोई कानून या कुछ नहीं, और पाकिस्तान का इतना बड़ा लीडर जो है ये इस तरह जाया कर देंगे, तो ये पूरी इसी कोशिश में है नाज़रीन। अब रावला कोर्ट के बारे में मैं बताऊं तो वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा शहादतें हुई हैं, यानी कि ये लोग कुछ पाकिस्तान के जो कि टीवी हैं वो चैनल्स वो तो सही खबर नहीं दे रहे। रावला कोर्ट में आप ये देखें कि शहादतों की क्या बताया जा रहा है कि किस कदर हुई है। इस सिलसिले में मैं आपको एक क्लिप दिखाने लगी हूँ, उसकी जुबान से आपको पता चलेगा कि वो साहब क्या कह रहे हैं, वहां पर कितनी शहादी हुई हैं और शहादतों की लाइनें लगी हैं नाज़रीन। और ये उन लोग वहीं के मुसलमान घरों के लोग ही हैं जिनको शहीद किया गया है। और ये कोई इंडिया से नहीं आए हुए या कोई दुश्मन मुल्क से नहीं आए हुए, और अपने ही उस वहाँ की कंट्री के जो सिक्योरिटी के जो कि इदारे हैं नाजी, वो ही उनको मार रहे हैं, क्योंकि उनको पीछे से ऑर्डर मिला हुआ है। लेकिन इनको खुद भी सोचना चाहिए, बेशक इन लोगों ने यूनिफॉर्म पहन ली है, कि ये लोग भी तो इन्हीं घरों से नौकरियां करने गए हुए और बेगुनाह लोगों को। और सारी खैर है, रावला कोर्ट में 2 दिन पहले जो कत्लेआम किया गया, काफी जो बॉडीज हैं शोधा की वो इदारों के पास है, और 60-70 लोग जो हैं कश्मीरी वो भी इदारों ने पकड़े हुए, और बॉडीज इस शर्त पे दे रहे हैं जो डी चौक में शर्त रखी गई थी, मुरीद के में रखी गई थी, कि आप ये लिख कर दें कि ये इदारों पर हमला कर रहे थे, ये दहशतगर्द थे, ये रियासती दहशतगर्दी कर रहे थे। पता कश्मीरियों ने क्या कहा, उनकी माओ ने और बाप ने क्या कहा कि बेटे हक पर लड़के शहीद हुए हैं, नहीं चाहिए बॉडीज, नहीं लिख के देंगे, वो दहशतगर्द नहीं थे, इस रियासत ने मारे हैं, रेंजर ने गोलियां चलाई हैं, निहत्ते बेगुनाहों को शहीद किया है। लानत ऐसी रियासती इदारों पर, लानत लानत। हाँ भी पाकिस्तानियों और सारी खैर है। मारा जा रहा है। तो नाज़रीन, आपने ये क्लिप देखा है, इससे आपको काफी कुछ समझ आ गई होगी, जो कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स बिल्कुल कुछ नहीं बता रहे। अब इसके बाद मैं आपको फैसल वाडा साहब ने एक प्रोग्राम में काफी खुलकर बातें की हैं, और फैसल वाडा साहब भी जाहिर है आपको पता ही है कि इनकी जबान बोलते हैं और उनको भी ये चीजें बताई जाती हैं तो वो बोलते हैं नाज़रीन।
تو فیصل واڈا صاحب میدان میں پھر ایک دفعہ اتر آئے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی جہاز خریدنے میں یعنی کہ کبھی کچھ اور ایک ہی پارٹی ریس میں آ گئی، یعنی کہ جہاز کا جو اشارہ دیا وہ ظاہر ہے وہ مریم صفدر نے جو 11 یا 13 ارب روپے کا جو جہاز لیا ہے، حالانکہ اس کو لینا نہیں چاہیے تھا ناظرین۔ اتنا غریب ملک ہے، لوگوں پر پیسہ خرچ نہیں ہو رہا اور خود جہاز لے کے لیٹ کے آرام سے جانے کے لیے اور اپنی عیاشی کرنے کے لیے ناظرین یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے اور پھر کہہ رہے ہیں ایک ہی پارٹی جو ہے وہ ریس میں ہے اور وہی آخری نمبر پر بھی آتی ہے۔ اب دوسری طرف پھر فیصل واڈا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ان میں ویسے تو کوئی قابلیت کا سین نہیں ہے، قابلیت تو نہ زرداری میں ہے سچ پوچھے تو نہ ہی نواز شریف میں، سارے ان پڑھ گدھے بیٹھے ہوئے ہیں ناظرین اور بار بار آ جاتے ہیں پیسہ کھانے کے لیے، ان کو بٹھا دیا جاتا ہے اور انہوں نے خوب پیسہ بنایا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے اپنی نیکسٹ نسلوں کے لیے پیسہ بنا دیا، لیکن کسی کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی آئین نہیں وہاں پر۔ اب اس وقت عمران خان پر یہ بھی اس نے فیصل واڈا نے کہا ہے کہ جی ان کے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں تو آپ ان کے اوپر ٹھیک ہے آپ ان کو پھانسی پہ چڑھا دیں۔ کیا ناظرین ایسا ہونا چاہیے؟ وہ ایک پاکستان کا سچا آنےسٹ سنسیئر جس نے اپنا سارا کچھ وہاں پر شوکت خانم کو اور وہاں پر سارا کچھ دے دیا، اپنی جتنی بھی پراپرٹی سارا پیسہ باہر سے سارا پیسہ لا کے اس ملک میں لے کر آیا، اور یہاں والے جو ہے یہ فیک حکومت جتنی بیٹھی ہوئی ہے یا بیٹھی ہوئی تھی وہ سارا پیسہ لے کے تو باہر لے کے جا کے اپنی پراپرٹی بناتے ہیں، اور انہوں نے عمران خان صاحب نے جتنے بھی کرکٹ کی سارا کھیلا ہے اور سارے پیسہ پاکستان میں لا کر یہاں پر انویسٹ کیا ہے، تو وہ ساتھ تو نہیں اس بیچارے نے لے جانا، اللہ پاک اس کو لمبی زندگی دے صحت کے ساتھ۔ اور وہ شوکت خانم جو انہوں نے بنوایا کینسر ہاسپٹل، ابھی دیکھے کہ اس وقت اگر پاکستان میں وہ نہ ہوتا تو جس کو بھی یہ تکلیف ہوئی ہے وہ اس وقت کہاں علاج کے لیے جاتے؟ ہر کوئی تو باہر کا خرچہ نہیں برداشت کر سکتا، افورڈ کر سکتا ناظرین۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ صحیح کہا ہے کہ اگر اس کے اوپر اتنے کیسز بنا دیے گئے ہیں تو پھر اس کو پھانسی چڑھا دیں۔ اب 3 سال کے لیے کہا تھا کہ وہ آئے تھے، لیکن 3 نہیں، میرے خیال سے انہوں نے 4 سال تک، تقریباً 4 سال تک حکومت کی ہے، انشاءاللہ آگے بھی کریں گے۔ ویسے تو وہ حکومت کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں پہ اصل حکومت ہوتی ہے، کرسی پر بیٹھ جانے سے زبردستی کسی کو بٹھا دیا جائے یا بیٹھ جائے وہ حکومت نہیں ہوتی، وہ دلوں پر حکومت کر رہے ہیں، لوگوں کے دل اور دماغوں میں عمران خان صاحب ہی چھائے ہوئے ہیں۔ اور آپ لوگ نون لیگ کا یہ بھی فیصل واڈا نے کہا ہے کہ 60 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ جواب دیں، 60 سال سے بیٹھے کس نے ان لوگوں کا حساب لیا؟ صحیح کہا ہے فیصل واڈا نے، چاہے ان کا حساب لیا جائے یا زرداری کا لیا جائے، کسی نے ان کا حساب کیا کہ ان لوگوں کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی ہے۔ پھر فیصل واڈا نے یہ بھی کہا ہے کہ میڈیا کو مریم صفدر نے 18 ارب روپیہ دیا صرف اپنی شکل اپنا بوتھا لگانے کے لیے۔ صحیح گیلانی کہتا ہے، ڈاکٹر گل کہتا ہے، سوری گیلانی نہیں، ڈاکٹر گل صاحب کہتے ہیں۔ تو ناظرین اتنا پیسہ یہی عوام کا پیسہ ہے، اتنے غریب لوگوں کا پیسہ، غریب ملک کا پیسہ ہے، یہ ان لوگوں کی بہتری کے لیے، ان لوگوں کی ایجوکیشن، ان لوگوں کی ہیلتھ کے لیے اوپر خرچ ہونا چاہیے تھا۔ اس نے میڈیا کو 18 ارب روپے پکڑایا ہے کہ خالی اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے لیے، اپنی ایڈورٹائزمنٹ آگے تھوڑی ہو رہی ہے، کوئی تو آپ کی شکل مریم صفدر صاحبہ دیکھنا نہیں چاہتا، تو ہم خام خواہ زبردستی آپ دکھاتی ہیں۔ آپ کا میں ایک بات بتاؤں، مریم صفدر صاحبہ جہاں بھی آپ کا پیپر کہیں لگا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کی شکل ہوتی ہے تو لوگ اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، اور خام خواہ پاکستان کی قوم کا پیسہ آپ ضائع کروا رہی ہیں، ٹیکس کا پیسہ، IMF سے قرضے لیے ہوئے اس کا پیسہ۔ یہ ویسے میں آپ کو بڑی سنسیئر مشورہ دے رہی ہوں، خام خواہ اس طرح اپنی بےزتی آپ خود نہ کروائیے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی ناک کے نیچے، یعنی کہ ان کو اب ہوش آیا ہے فیصل واڈا صاحب کو یا پاکستان کے لوگوں کو کہ وہ کہہ رہے ہیں مریم اورنگزیب جس کو کہ ڈڈو چارجر کہا جاتا ہے ناظرین، اب یہ ڈڈو چارجر جو ہے وہ اس وقت بڑی زبردست کرپشن کر رہی ہے، کیونکہ مریم صفدر ڈائریکٹ کسی بھی چیز کو ڈیل نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ ہی ہے کوئی اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہے، اور ناظرین مریم صفدر کے ذریعے مریم اورنگزیب کے ذریعے کرواتی ہے، خیر پڑھی لکھی تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن ساتھ اس کے ظاہر ہے فیملی ممبرز آدمی یہ وہ بھی، اس کا ہسبینڈ بھی ہوگا ناظرین، اور آدمی جو ڈیل کر لیتے ہیں اور آگے سے سائن اس کے ہو گئے ناظرین، تو اس طرح یہ خوب جو ہے وہ پیسہ کما رہی ہے اور اس کی فائلیں جو ہے وہ کچھ اداروں میں جا چکی ہیں۔ تو ناظرین جب کسی کو ویسے ہٹانا ہو تو اس طرح کے کام کر لیتے، جس طرح کبھی کسی کو بٹھانا ہو سیٹ پر تو یہ خود ہی اس کی فائلوں کی فائلیں بند کر دیتے، لیکن مریم
औरंगजेब के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा बड़े हाई लेवल पर आकर ये करप्शन कर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो तो बहुत छोटी सी है, करप्शन हाई लेवल पर हो रही है। ये फैसल वाडा ने कहा, मैं नहीं कर रही हूँ, उसकी बताई हुई बातें हैं जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। तो नाज़रीन, इसके बाद उन्होंने और भी कुछ कहा है कि फैसल वाडा कह रहे हैं कि एक हुक्मरान का बेटा जो मुल्क से बाहर नहीं जा सकता, यानी कि इसहाक डार के बेटे के सिलसिले में उन्होंने बात की है। और आपको पता ही कि इसहाक डार का बेटा जो है उसने कोई वजीर या मशीर की सीट पर उसको बिठाया हुआ है। मरियम सब्ता ने उसको सारी फैसिलिटीज दी हुई हैं नाज़रीन। और ये सारे ही लोग बैठे हुए, सारी रिश्तेदार एक दूसरे के साथ मिल मिला के खा पी रहे हैं और उसको बिठाया हुआ है। तो उस सिलसिले में भी उसने बात की है इसहाक डार के बेटे के सिलसिले में। अब आप ये देखें कि इस वक्त ये बताया जा रहा है कि इसका बेटा जो है वो, आपको पता ही कि दुबई से पता नहीं फ्रॉड करके आया, कि जाहिर है 300 मिलियन क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो लोगों के पैसे ज़ाया करवा दिए नाज़रीन ने। तो वो यहाँ कर अब भाई एक अहम सीट के ऊपर मरियम सफदर ने उसको बिठाया। अब यहाँ से जो है वो खाया किया जा रहा है। ये भी फैसल वाडा ने इसका भी जिक्र किया। तो नाज़रीन, फैसल वाडा ये भी कह रहा है कि अब जो है वो ऐसी सिलसिले में एक मेडिकल लाइन आ गई है, ये उसने तंजिया कहा, यानी कि 2023 से लेकर अब तक के किसी को भी कोई बीमारी नहीं पड़ी। ये तो वैसे बात उसने बहुत सही और सच कही है। आप देखें कि पहले नवाज शरीफ वगैरह का उसको दिल के कितने दौरे पड़े हैं, अभी तक जिंदा है। जब पाकिस्तान से बाहर भागना होता है तो नाज़रीन कभी प्लेटलेट्स नीचे आ जाते हैं। अब मरने वाला रोज घरों में भी यही बातें होती थी सबके, आज नवाज शरीफ मर गया, आज नवाज शरीफ मर गया। आप कभी कोर्ट में देखें तो जनाब ये जा रहा है, जरदारी जा रहा है, इसने स्टिक पकड़ी है, कभी व्हील चेयर पे है, कमर पकड़ी है, शहबाज शरीफ ने कमर पकड़ी हुई है। अब किसी को कुछ भी नहीं हो रहा, कोई बीमारी पड़ ही नहीं रही कि पैनाडोल भी खा ले ये लोग का। तो नाज़रीन, ये इस बारे में भी जिक्र उसने किया कि इनको कोई बीमारी नहीं पड़ रही। तो नाज़रीन, इस सूरत हाल में इनको अगर पहले सजाएं मिली हुई होती तो आज ये फेक हुकूमत और करप्ट हुकूमत ना बैठी होती और पाकिस्तान का इतना ज्यादा बुरा हाल ना हुआ था। पाकिस्तान का क्या, पाकिस्तान की अवाम का इस वक्त सब बुरा हाल है। ना लोगों से बिल बर्दाश्त हो रहे हैं, ना किराए बर्दाश्त हो रहे हैं, इनकम उनकी कम है। एक 60-70% लोगों की जो इससे ऊपर है वो बहुत खा पी रहे हैं। उनकी एक बहुत ही हाई क्लास लेवल पे वो लोग जा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा इधर उधर से आ रहा है। लेकिन आम 60-70% कौम जो है वो रोटी खाने से भी मजबूर है और अपने बिल भी नहीं पे कर सक रही। ये बेसिक लाइफ की जो चीजें हैं वो भी पे कर सक रहे। बच्चे हैं जो वो नहीं इसको सही स्कूलों में पढ़ सक रहे। पाकिस्तान की जो नेक्स्ट जनरेशन आप ये देखिए कितनी इलिटरेट पैदा हो तो रही है, लेकिन पैदा इलिटरेट बन रही है। और कौन बना रही है? ये फेक हुकूमत, क्योंकि ये सारा पैसा अपने ऊपर खर्च करे। तो मैंने आपको ये सारी बातें इसलिए सुनाई है कि जिसने नहीं भी सुनी वो भी सुन रहे कि फैसल वाडा ने अभी ये जो 4-5 पॉइंट मेन बोले हैं, खैर पता तो सारों को ही है, लेकिन ये कि उसने बोले हैं, जाहिर उसको हुक्म पीछे से मिला है तो उसने आके ये सारी इस तरह की तकरीर की है नाज़रीन। लेकिन वैसे की तो सच ही है। तो नाज़रीन, मेरा चैनल है जी 7RY के, इसको हो सके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे भी जरूर शेयर कीजिएगा। बड़ी मेहनत से एक व्लॉग जो है वो आप लोगों के लिए तैयार किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको जो है वो पाकिस्तान के टीवी चैनल ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, नहीं बताते, सच नहीं बताते। तो नाज़रीन, आप इसको फेसबुक और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।